हेलो दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस के बारे में। बेसिकली जो हमारा फैकल्टी है ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज में एक डिग्री कोर्स कराया जाता है, जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जो कि बीए उर्दू ऑनर्स, राइट मंजर? उसका जो एंट्रेंस होता है जामिया में, क्योंकि जामिया में कोई भी रेगुलर कोर्स अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आज उसी सिलसिले में हम आज पूरा एक साइट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आपको, ताकि जो लोग इस बार अपेयर होने वाले हैं एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए, तो वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके, ताकि उनका जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा इफ़ेक्टिव मैनर में हो सके। और इसके लिए हमने आज जो मेरा छोटा भाई है मंजर स्पेशली बुलाया है, क्योंकि मंजर जो है अभी वहाँ से उर्दू ऑनर्स ऑलरेडी कर रहे हैं जामिया मिल्लत इस्लामिया से। तो इनके जो भी एक्सपीरियंस है आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मंजर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है अपने इस यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्लास पे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई कफील अहमद साहब कि आज यकीनन ये खुशी की बात है कि फ़र्स्ट टाइम आपके इस यूट्यूब चैनल पर हम आए हैं और दोनों आदमी यहाँ पर हम कलाम हो रहे हैं। काफ़ी दिनों से आपका ये चैनल चल रहा है और आपके जितने सारे वीडियो हैं वो मैं रेगुलर वॉच भी कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी वीडियोस आप डालते हैं, काफ़ी अच्छा आपके बोलने का अंदाज़ है और आपके जो वीडियोस होते हैं वो यकीनन स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू, शुक्रिया। तो इसी के साथ हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन जो आपसे ये है वो ये है कि सबसे पहले तो आप अपना तारुफ इंट्रोडक्शन दीजिए। बेसिकली कहाँ से कैसे, मतलब जो आपका बैकग्राउंड रहा है, ठीक है, आपने जो आपकी जो जामिया से पहले की जो पढ़ाई थी और अब जो है उसको एक थोड़ा सा इन शॉर्ट में आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है बेसिकली वो मदरसा बैकग्राउंड है और शुरू की जो भी मतलब एजुकेशन थी मेरी वो सब मैंने मदरसा से हासिल की है। उसके बाद वहाँ मैंने दीनी तालीम हासिल करने के बाद मुझे ये लगा कि दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम यानी दुनियावी एजुकेशन भी, जो मॉडर्न एजुकेशन कहलाता है, वो भी ज़रूरी है। बल्कि मेरा ये मशवरा है तमाम लोगों से, स्पेशली जो मदरसा बैकग्राउंड के हमारे भाई हैं, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को मदरसे तक महदूद ना रखें, बल्कि उससे ऊपर सोचिए। जब आप मदरसे से आगे यूनिवर्सिटी की दुनिया में आएंगे, कॉलेजेस की दुनिया में आएंगे, तो आपके सोचने और समझने की दोनों वसअत बढ़ जाएगी और आप फिर और अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। इसलिए कि दीनी तालीम के साथ साथ कहीं ना कहीं असरी तालीम, दुनियावी तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं तमाम साथियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर अपनी दीनी तालीम मुकम्मल करने के बाद दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ आप ज़रूर आएँ। और इसके लिए जो भी रहनुमाई की आपको ज़रूरत हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात यह है कि जो दीनी तालीम है उसके साथ साथ आपको दुनियावी तालीम भी हासिल करना पड़ेगा, और उसके लिए जो एकेडमी है, जो आपका मदरसे का जो इल्म है वो तो काफ़ी है ही जी, क्योंकि आप वहाँ से हाफिज़ बनते हैं, हाफिज़ कुरान बनते हैं, फिर मौलवी बनते हैं जी। तो आपका जो एक लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेमोरी का जो पावर होता है ना, वो एक पूरा जो कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, सारे हदीस आप लोग पढ़ते हैं जी, उससे एक मतलब वो एक गॉड गिफ्टेड टाइप से हो जाता है जी। तो अगर ऐसे लोग जो मदरसा बैकग्राउंड से अगर वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। सबसे मतलब अच्छी बात, और ये समझिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट है मदरसे बैकग्राउंड लड़कों के लिए, मेहनती होते हैं, वो काफ़ी मेहनती होते हैं माशाल्लाह। और जब वो मदरसे से इधर आते हैं यूनिवर्सिटी तरफ, तो मदरसे का सिलेबस चूँकि बहुत ब्रॉड होता है, बहुत कुशादा होता है, और यूनिवर्सिटी का बहुत कम होता है, तो कम दिनों में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं आप। यहाँ बस थोड़ी सी ध्यान की और तवज्जो की ज़रूरत होती है, और मेहनती तो आप ऑलरेडी होते ही हैं। तो इधर आने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो अब आते हैं हम अपना जो मेन जो आज का जो टॉपिक है वो एंट्रेंस से रिलेटेड जी। जो हमारा उर्दू ऑनर्स का जो एंट्रेंस होता है, तो आपने ऑलरेडी इस एंट्रेंस को क्रैक किया हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके बारे में आप कुछ हमारे जो दोस्त हैं उसको बता दें कि कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए और कौन सी सब्जेक्ट कंपलसरी है 12th क्लास में। तो इस पर थोड़ा सा आप ओके। जैसा कि ये सारे लोग जानते हैं कि अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए वगैरह के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पहले आपको इंटर कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप मदरसे बैकग्राउंड से हैं तो उसके लिए अगर आपने इंटर साइड से नहीं किया है तो इंटर के इक्विवेलेंट जो भी मार्कशीट होती है वो एलिजिबल हैं, आप उसके ज़रिए भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम दे रहे हैं वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी वगैरह का, तो मौलवी की जो मार्कशीट होती है आपकी वो इंटर के इक्विवेलेंट है। तो मौलवी की मार्कशीट से आप उर्दू में, बल्कि ग्रेजुएशन कोर्स में आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप यूपी बोर्ड से आते हैं
तो अगर यूपी बोर्ड से हैं तो वहाँ भी जैसे कि शुरू में वहाँ मौलवी होता है ना, तो मौलवी अरबिक वो कहलाता है। उसके बाद आलिम का एग्ज़ाम होता है, तो आलिम देने के बाद यूपी का आलिम जो है वो इंटर के इक्विवेलेंट है, तो उसके बाद आप यहाँ आकर के ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आप स्कूल बैकग्राउंड से आते हैं, स्कूल से हैं, आप इंटर कर चुके हैं, तो सबसे पहली जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप उर्दू में एडमिशन लेना चाहते हो, उर्दू ऑनर्स करना चाहते हैं, तो एक सब्जेक्ट आपका उर्दू होना ये बिल्कुल ज़रूरी है, नेसेसरी है। तो एक सब्जेक्ट आपका उर्दू होना चाहिए इंटर में, सिर्फ एक सब्जेक्ट, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो वो मैटर नहीं करता है। साथ ही साथ अगर आप इंटर से आते हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्यों? इसलिए कि उसमें हिंदी वगैरह के भी सब्जेक्ट होते हैं। जब हम वस्तानिया फ़ोकानिया वगैरह करके आते हैं तो बिहार बोर्ड में तो ये सही है कि हिंदी और मैथमेटिक्स वगैरह सब्जेक्ट वहाँ पर फिर डाला जाता है, तो ये बेटर है। बट यूपी बोर्ड वालों के लिए परेशानी ये हो जाती है कि वहाँ आलिम में, मौलवी वगैरह में हिंदी के सब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो जब हम ग्रेजुएशन के बाद बीएड के लिए जाते हैं, सीटेट वगैरह क्वालिफाई करने के लिए, या फिर कहीं का टेट वगैरह देते हैं, तो वहाँ एक सब्जेक्ट हमारा हिंदी मांगता है, जो कि यूपी बोर्ड वालों के पास नहीं होता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो ये बेटर ये होगा कि आप इंटर साइड से करें। इंटर के बाद इंटर में आप एक सब्जेक्ट उर्दू ले लें, उसके बाद आप यहाँ यूनिवर्सिटी तरफ आएँ, तो ये आगे आपके लिए मतलब ज़्यादा यूज़फुल होगा। और रही बात एलिजिबिलिटी की, तो मैंने मार्कशीट के बारे में आपको बता दिया, बाकी कमेंट के ज़रिए आप और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट होता है परसेंटेज का, वो समवेयर जो टोटल डिग्री में वो 45%, और जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है जी जो उर्दू है, उसमें बेसिकली आपको 50% एटलीस्ट मार्क्स तब जाके आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद का प्रोसेस है आपको इंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इंट्रेंस पे जो इंट्रेंस का जो बेसिकली कितने मार्क्स का होता है और कितना टाइम मिलता है करने के लिए, पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। ओके, तो इंट्रेंस का जहाँ तक मैटर है, तो पहले आपको इसके लिए फॉर्म आता है, वो फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ता है। और एडमिशन का टाइम जो होता है वो निकलने ही वाला है इस बार, तो फॉर्म मार्च के एंड में, अप्रैल के शुरू तक आ जाएगा बिजली के ज़रिए, और आपको बताया भी जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो जब आप फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर देंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा आपका इंट्रेंस कब है, ये सारी चीज़ें, और बाकायदा प्रोस्पेक्टस आती है। और जहाँ तक उसमें क्वेश्चंस के बारे में बात है, तो क्वेश्चंस दो तरह के, दो पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें आप जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं और मार्क्स हासिल कर सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। उसमें आपको 40 मार्क्स का जो आता है उसमें नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि 25 होता है, 0% 25। इसका मैटर ये हुआ कि अगर 4 आपने रॉन्ग लगाया तो आपका 1 मार्क्स कट जाता है, निगेटिव मार्किंग में आपका आ जाएगा। इसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा जब आप ऑब्जेक्टिव टिक लगाएंगे तो। और दूसरा जो पार्ट होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है, उसके लिए अलग से आपको शीट दी जाती है लिखने के लिए। और क्वेश्चन जो उसमें आजकल तो पिछले कुछ सालों से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 में से 6 करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मंजर, वो है बेसिकली जो सिलेबस है हमारा एंट्रेंस का, तो क्या वो सिलेबस क्या है, आप उस सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन कर दें, सो दैट लोगों को थोड़ी आसानी हो कि एक्चुअली में सिलेबस जो एंट्रेंस का वो क्या है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें। जी, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इस तरह का कुछ खास सिलेबस जामिया की तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्या सिलेबस आएंगे। बट ये है कि जो एक आध बुक्स हैं वो पढ़ लें तो वो काफ़ी हो जाती है, और उन्हीं बुक्स से आते हैं। अलबत्ता सब्जेक्टिव के जो सिलेबस है उसमें कुछ सिलेबस इस तरह है, मैं बता देता हूँ। उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़, यानी उर्दू ज़बान अदब की जो तारीख़ है, कहाँ से पढ़े मैंने ये पैदा हुई। एक चीज़ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और सब्जेक्ट, मतलब उन दोनों के लिए अलग अलग रेफरेंस बुक की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कुछ कॉमन बुक्स है जो आपका प्रिपरेशन दोनों हो जाता है? एक बुक्स है जिसके ज़रिए तो आप दोनों को कर सकते हैं, बट अगर ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से आपको एक और बुक है, वो अलग से अगर आप पढ़ लें तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगी और ज़्यादा आसानी होगी आपके लिए। मतलब कुछ बुक्स ऐसे हैं जिनका आप नाम बता सकते हैं तो? जी, जैसे आप सब्जेक्टिव के लिए तारीख़ अदब उर्दू पढ़ सकते हैं, जो कि प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी की है। और ऑब्जेक्टिव के लिए उर्दू की गुमशुदा कड़ियाँ या उर्दू है जिसका नाम, ये दोनों बुक्स काफ़ी यूज़फुल हैं। अगर ये इन दोनों का मुताला आपने सही से कर लिया तो आराम से मतलब पूरे 50 क्वेश्चंस जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के वो आप कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हम ये चाह रहे हैं कि जो सिलेबस में जो टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स अगर बताना चाहें आप तो जी, जैसे हो गया जी, वो रेफरेंस बुक हो गया। लेकिन टॉपिक्स में बेसिकली प्रॉपर टॉपिक्स पे आना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ टॉपिक्स के ऐसे नाम बताना चाह रहे हैं जो स्पेशली वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पिंक जी, जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वही मैं बताने जा रहा था
कि उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ है ना, इस पर आपको सब्जेक्टिव में भी पूछता है कि उर्दू की ज़बान व अदब की तारीख़ क्या है, कहाँ से पैदा हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई उर्दू की, है ना। जैसे कि कुतुब शाह के दौर से है, दक्कन से है या शुमाल से है, ये सारी चीज़ें हैं। जब आप पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा। ये इससे एक क्वेश्चन अक्सर आता ही है सब्जेक्टिव में हर साल, और इसी से आप ऑब्जेक्टिव भी कुछ इसमें से पूछा जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है इसका, उर्दू शायरी की असनाफ, शायरी की जो असनाफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कसीदा हो गया, गज़ल हो गया, रुबाई हो गया, मसनवी हो गया, ये सब है। इन सब पर ये 5-6 जो है ख़ास तौर पे गज़ल हुआ या कसीदा वगैरह हुआ, इसमें से एक आध आपका कहीं ना कहीं आना फिक्स होता है। अगर उर्दू की ये जो शायरी की जो असनाफ है, इसका अगर आप मुताला कर लेंगे अच्छे से, तो आप आसानी से सब्जेक्टिव का 1-2 क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं। इस पर आता ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद उर्दू नस्र की असनाफ, नस्र में जिस तरह शायरी की जो सिनफ है, गज़ल कसीदा वगैरह, उसी तरह नस्र की है, नाविल हुई, दास्तान हुई, ये सारे जो असनाफ है इस पर ज़रूर मुताला चाहिए। यानी शायरी के असनाफ पर और नस्र के असनाफ पर बिल्कुल एक क्वेश्चन इससे या 2-2 क्वेश्चन मतलब आना बिल्कुल फिक्स होता है। और तीसरा जो होता है, जो उर्दू अदब की तहरीकें थी, जैसे सर सैयद तहरीक, इस तरह की जो भी तहरीकें थी, उर्दू अदब की जो तहरीक थी, जिससे जैसे हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में हो गया, सर सैयद तहरीक के बारे में हो गया, तरक्की पसंद तहरीक के बारे में हो गया, ये जो 3-4 तहरीक है ये काफ़ी फेमस तहरीक है। इसके ऊपर भी एक न एक क्वेश्चन हर साल ज़रूर बनता है। इस तहरीक का आप अच्छे से मुताला कर सकते हैं। इसी तरह जो स्कूल्स या दबिस्तान कहलाते हैं, जैसे दबिस्तान दिल्ली हो गया, दबिस्तान लखनऊ हो गया, दबिस्तान अज़ीमाबाद हो गया, जो कि पटना को पहले अज़ीमाबाद कहा जाता था। ये सारे जो दबिस्तान हो गए, यहाँ उर्दू शायरी की भी काफ़ी मतलब अच्छी यहाँ तरक्की हुई, और उर्दू शायरी कहीं ना कहीं यही मतलब इनकी परवान चढ़ी। तो इन सारे दास्तानों में से एक दबिस्तान पर ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं। सो आप दबिस्तान के बारे में भी ज़रूर मुताला कर लीजिएगा, बल्कि अच्छे से मुताला कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो नुमाइंदा शोरा हैं, जैसे गालिब जो कि उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, अल्लामा इकबाल हो गए, मोमिन हो गए, ज़ौक़ हो गए, ये सारे जो मखसूस शोरा हैं, नुमाइंदा शोरा, इन नुमाइंदा शोरा के हयात पर या उनकी गज़ल गोई पर या उनकी शायरी पर इस तरह क्वेश्चन बनता है। बायोग्राफी से लेके उनका जो बेसिकली जी जो कलाम है, उनका गज़ल है, जो भी जी उस पर मांगता है। कभी आपसे ये मांग सकता है कि गालिब की शायरी पर आप लिखिए, कभी ये मांग सकता है कि गालिब की गज़ल गोई पे लिखिए। तो अगर आप गालिब के बारे में पढ़ लेंगे, उनके हयात व खिदमत और शायरी के बारे में, तो ये 2-3 जिस टाइप से भी क्वेश्चन मांगे आपको वही लिखना और आपका ये आसानी से हल हो जाएगा। इसी तरह जो नुमाइंदा नस्र निगार हैं, जैसे शिबली हो गए, और उसके बाद क्या कहते हैं सर सैयद हो गए, मुंशी प्रेमचंद वगैरह हो गए, इन ये सारे जो नस्र निगार हैं इनके ऊपर भी हर साल आता है। तो इसका आप ख़ास मुताला कर लें। बस यही सारे हैं जिन पर अगर आप अच्छे से मुताला कर लेंगे, जो मैंने बताया, शायरी के असनाफ, नस्र के असनाफ, ज़बान की तारीख़, तहरीक, दबिस्तान, उसके बाद नुमाइंदा शोरा, नुमाइंदा नस्र निगार, ये 5-6 जो टॉपिक्स हैं, ये इसे अगर आप अच्छे से मुताला कर लें तो सब्जेक्टिव आपका 60% दोस्तों कहीं नहीं जाता है। और अगर सब्जेक्टिव आपने अच्छे से लिख दिया है तो आप इंट्रेंस भी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा आपने डिटेल में डिस्कस कर दिया है कि आई होप जितने भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर वो इस पर ध्यान दें और मेहनत से पढ़ें, मेहनत ज़रूरी। मेरा दूसरा सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनका कितना रोल है? देखिए, हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल था आपका कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उनका कितना रोल है। मतलब कितने मतलब पढ़ने 5 to 6 ईयर का क्वेश्चंस किया जाए या 2-3 साल में भी काम चल जाएगा। जी, तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा दोस्तों ये कुछ ट्रिक्स होती हैं किसी भी एंट्रेंस को अगर आप क्वालिफाई करें या कहीं भी पढ़ने के लिए, तो आप बहुत सारा पढ़ सकते हो। लोग तो बता देते ये फ़ला किताब पढ़ लो, फ़ला किताब पढ़ लो, बट असल जो एंट्रेंस में होता है वो ट्रिक्स होता है। आप किस तरह उसे मतलब क्वालिफाई करेंगे, कितनी आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक मतलब मेरा तजुर्बा रहा है, अगर पिछले 2-3 साल का आप वो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन देख लें, क्योंकि 60 मार्क्स के होते हैं, 10-10 क्वेश्चन बनते हैं, तो गया कि अगर आप पिछले 3-4 साल का देख ले तो 30-40 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। अच्छा, अगर 30-40 क्वेश्चन आपने देख लिया, उसे अच्छे से पढ़ लिया, अक्सर यही होता है जो मैंने दबिस्तान वगैरह के बारे में बताया, उनमें से जो खास दबिस्तान होती वही मांगता है। और जब पिछले 2-3 साल का आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसे बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा कि वाकई यही सारी चीज़ें घुमा फिरा कर दी जाती है। तो क्वेश्चन देखना ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होगा और उसके बाद आपके लिए आसानी होगी। तो जो उसमें खास क्वेश्चन आपको लगे उस पर आप अच्छे से तैयारी करें। तैयारी तो सबकी करनी, बट खास क्वेश्चन पर अच्छे से तैयारी कर लें। पहले उस पर नोट बना लें
2-4 बार लिख लें। इससे ये होगा कि पूरे अच्छे तरीके से आपको उस पर महारत और मतलब याददाश्त मजबूत हो जाएगी, तो एंट्रेंस में आप आसानी से लिख सकते हैं। मतलब ये है कि पिछले साल का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट भी होते हैं। जी, काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते ऑलमोस्ट हैं। एक ट्रेंड वही चलता है कि जो जी। मतलब पिछले 2-3 साल में है तो जी, इसलिए कि एंट्रेंस में तो नॉर्मली वही होता है जो मतलब मशहूर क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। ऑब्जेक्टिव की जो बात है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे 3-4 साल का तो अक्सर वही सब रहता है, उससे मतलब आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आई होप बहुत ही ज़्यादा डिटेल में मंजर ने ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और जो एक कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो जनरली ऐसा होता है कि अगर चाहे आप अच्छा मिनिमम कितना स्कोर किया जाए जो आदमी एक सेफ जोन में आ जाए। जोन में आने के लिए इससे पहले तो ये था कि 50 और 60 के आसपास रहता था। अच्छा, ओके जी, बट अब तो जामिया का लेवल भी बढ़ गया है, काफ़ी सारे कंपटीशन भी टफ होने लगा है। और ये जानते ही आप कि दुनिया जो तरक्की कर रही है, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा हाई हो रहा है। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ जो सीट है वो यहाँ पे लिमिटेड है। जी, 60 सीटें हैं, सिर्फ 60 सीटें हैं, और उन 60 सीटों में भी कुछ क्राइटेरिया है। अच्छा, उसमें कुछ जनरल वालों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज है, फिर उसमें मुस्लिम वाले के लिए गर्ल्स सेक्शन में आती है, वुमेन में आती है जी, उनका कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है जी। जैसे उसमें कुछ कट ऑफ होते हैं, आप जनरल में आ गए, जनरल वालों का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा रहता है। अगर आप मुस्लिम है जी, मुस्लिम है, मुस्लिम का 2-4, हालांकि ज़्यादा इन लोगों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, कुछ ही परसेंटेज का होता है, बट फिर भी इसका फ़ायदा मिलता है ओबीसी का, मुस्लिम वुमेन का, और जम्मू एंड कश्मीर वाले की तो भारी है भाई। सबसे जो लोएस्ट परसेंटेज होता है वो जम्मू एंड कश्मीर वाले को ही होता है। जी, काफ़ी मतलब उनका काफ़ी कम होता है। सो अगर आप सेफ जोन में आना चाहते हैं तो दोस्तों जो पहले था 50 और 60 के आसपास रहता था, बट इस बार 64 वगैरह गया था। लेकिन ये है कि 50 और 60 के आसपास अगर आप गए तो यकीनन अगर फर्स्ट लिस्ट में ना हो पाए तो सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आपका हो ही जाता है। 3 से 4 लिस्ट आता है जी, अगर 50 प्लस में है तो मतलब ऑन एन एवरेज 50, 55, 50, 60 के बीच में कोशिश करना है जी, कि स्कोर एटलीस्ट हो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अब बेसिकली बात आती है यहाँ पे फ़ीस की। तो फ़ीस का क्या है वो आप एक बार ज़रा बता दें। देखिए, फ़ीस की जहाँ तक बात है तो जानिए, जैसा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोग जानते ही हैं, और यहाँ फ़ी काफ़ी कम होती है। मेन चीज़ जो होती है वो आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना होता है। और ये बीए जो है ग्रेजुएशन उर्दू, ये 6 सेम का है, 6 सेमेस्टर का है ये। और फर्स्ट ईयर में जो आपकी फ़ीस लगेगी वो 7200 है, यानी 7200। उसके बाद सेकेंड ईयर में 6500 है, यानी 6500 रुपये। फिर थर्ड ईयर में इससे थोड़ा सा और कम आपको लगेगा, यानी कि 3 बार आपको फ़ीस देनी होती है हर साल में। शुरू में आपको फ़ी जमा करनी होती है, और ये फ़ीस ज़्यादा नहीं है, हर कोई मतलब इसे अफोर्ड कर सकता है। मतलब वन टाइम जो आपका जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको डीडी बनता है जी, उसमें आपका ऑलरेडी एग्जामिनेशन जो फीस है वो भी इंक्लूडेड जी, सारी है उसमें। लाइब्रेरी फ़ीस हुई, एडमिशन फ़ीस हुई, एग्जामिनेशन फ़ीस हुई, स्पोर्ट फ़ीस हुई, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडिंग होती है। ओके जी, और बस इतना ही था, ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप जितना भी डिटेल में डिस्कशन मंजर ने यहाँ पे किया है और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और मेरी जो आपके साथ बेस्ट ऑफ लक है, और आप भी एंट्रेंस क्वालिफाई करें। और अभी जो एक लास्ट जो क्वेश्चन आज का ये है हमारा इस वीडियो का, कि जो बेसिकली फॉर्म का जो डेट है, अभी टेंटेटिव डेट समथिंग कुछ आ चुका है जी, मार्च तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो डेट देखिए, हो सकता है मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरू में आ ही जाएगा। मार्च एंड तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हो जाएगा, मार्च के मिड मार्च के अराउंड आ जाना चाहिए। देखिए, और ये डेट रहता है काफ़ी दिनों तक रहता है। बाकी जो एंट्रेंस होता है जनरली वो जून में आपका कंडक्ट कराया जाता है, जनरल जो रहा है जी, बट बाकी वो आगे पीछे अभी हालात अभी कोविड की वजह से देखिए आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए आप जामिया की ऑफिशियल जो वेबसाइट है जामिया JMICOE.in, इसको आप रेगुलर चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएंगी, और प्रोस्पेक्टस वहाँ डाला जाता है। प्रोस्पेक्टस में फुल डिटेल में मिलेंगे, कब एंट्रेंस होगा, कितने से कितने बजे तक होगा, किस डेट में होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ सारा नोटिफिकेशन बेसिकली जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पे टाइम टू टाइम अपलोड किया जाता है। वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, कंटिन्यू आप वेबसाइट को चेक करते रहें, वो सारी चीज़ें आपको पता चलता रहेगा। जो मेन जो इन्फॉर्मेशन था वो ये था कि एक इंसाइट देना एंट्रेंस का जो सिलेबस होता है,
और बेसिकली उसका जो रेफरेंस बुक वगैरह और कैसे उसको जो टाइम मैनेजमेंट है, कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, वो मंजर आई गेस के आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जी शुक्रिया, मतलब समझाया है। कहीं बता चुके हैं। बाकी अगर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्यूरी डाल देंगे, जो भी होगा यहाँ से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो आई होप इसी के साथ आज का ये वीडियो हमारा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए और एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिए और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में आपके एडमिशन मेरी तरफ से भी वेलकम है और बेस्ट ऑफ लक। जामिया हमेशा आपके वेलकम के लिए तैयार है। आप आएँ यहाँ, आप जैसे ज़हीन मेहनती तलबा की स्टूडेंट की हमेशा ज़रूरत है और हर कोई उसकी कदर करता है। बट आप अपनी कदर कीजिए, मेहनत से पढ़िए, ज़रूर यहाँ ये बेस्ट ऑफ लक। चलिए, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ जितने भी आपके जो दोस्त हैं उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो अगर वो लोग भी जामिया का एंट्रेंस देना चाह रहे हैं, स्पेशली उर्दू ऑनर्स का, उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो, मदद मिले। इबादत करने से क्या होता है, खुदा राज़ी होता है, और खिदमत करने से जन्नत मिलती है, कुछ ऐसा होता है ना जी। दूसरे एक इंसान के लिए ये चाहिए कि सिर्फ अपने तक न रखे बल्कि दूसरों तक उस बात को पहुंचाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ख्याल रखें और मेहनत से पढ़ें, और इस चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही वीडियो अभी बहुत सारी आने वाली है एंट्रेंस रिलेटेड जो भी है, और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके करियर में। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय। खुदा हाफिज़।